हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एक शानदार मोटिवेशन की समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन समस्याओं को झेलकर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी। तो हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त। तो हम सबसे पहले द्विध्रुव खींच लेते हैं। द्विध्रुव किसे कहते हैं? द्विध्रुव जो परिमाण में समान हो परंतु प्रकृति में विपरीत हो, अर्थात दो आवेश हो, एक माइनस हो तथा दूसरा आवेश क्या हो, प्लस हो। उनके बीच की अल्पतम दूरी क्या हो, 2l हो और हमें निरक्ष स्थिति खींचना है। अक्षीय स्थिति हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, आज हम देख रहे हैं निरक्षीय स्थिति। तो निरक्ष किसे कहते हैं? किसी अक्ष के लंबवत जो लंबार्धक रेखा होती है, किसी अक्ष के लंबवत जो लंबार्धक रेखा होती है, यानी लंबार्धक मतलब है कि जो ऊर्ध्वघटक में हो और दो हिस्सों में बराबर बांटे, उसे हम कहते हैं लंबार्धक। तो अक्ष के लंबवत खींची गई लंबार्धक रेखा ही निरक्ष कहलाती है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यदि हम इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा देख लें तो माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो क्या होती है, अंदर की ओर। मान लेते हैं ये E1 है तथा प्लस Q कारण आप विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर होगी, अर्थात ये क्या होगी, E2। माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर तथा प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र E2 कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। अगर ये मानते हैं कि ये थीटा कोण पर झुके हैं, थीटा कोण, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। और जब ये थीटा होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण संगत होते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर हम इसके घटक निकालें तो E2 का घटक यहाँ पर क्या आने वाला है, इसका क्षैतिज घटक जो एंगल के साथ बनाता है, तो इसके क्षैतिज घटक E2 क्या होगा, cos थीटा होगा। इसी प्रकार हम अगर ये कोण थीटा है, ये भी रेखा पर आपस में समबाहु त्रिभुज होंगे, दो भुजाएं बराबर तो इनके कोण दो बराबर। ये इस प्रकार से ये भी अगर थीटा है तो ये भी कोण थीटा है, एक ही रेखा पर संगत कोण। यहाँ पर ये अगर थीटा है, ये भी कोण थीटा होगा। एकांतर कोण क्या होते हैं, एक रेखा के ये कोने का अर्थात थीटा, ये थीटा एक दूसरे के परस्पर एकांतर कोण है। अगर E1 के घटक निकालें तो ये E1 क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक cos थीटा। मतलब अगर हम E2 का घटक E2 cos थीटा ले सकते हैं, E1 का घटक हम E1 cos थीटा, इसके परस्पर लंबवत घटक क्या होगा, E1 का लंबवत घटक क्या होगा, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा तथा E2 का लंबवत घटक ये क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और E1 E2 परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है, इसलिए ये दोनों आपस में निरस्त हो जाते हैं। इस पर हम तीव्रता की गणना नहीं करते हैं। अतः हम कौन सी रेखा लेंगे, यानी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परिमाण में समान, दिशा भी एक है, इसी दिशा में है, तो अर्थात ये दोनों परस्पर जुड़ जाते हैं। तो हम इस पर लेकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इनकी बीच की दूरी पता ही है, अगर ये बिंदु A है तथा ये बिंदु B है और ये क्या है, P है, तो P के बीच की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। मानते हैं ये बिंदु O है और ये L दो लंबाइयों में अल्प लंबाइयों में क्या है,
डिवाइड है। अगर ये 2l है वो कंप्लीट लंबाई, ये l होगी और ये भी l होगा, और ये r दूरी पर कोई बिंदु P था जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये एंगल थीटा अगर झुका है तो ये भी संगत कोण का थीटा होगा। हमने E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा निकाला, E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा निकाला, E2 का परस्पर लंबवत घटक E2 sin थीटा, E1 का परस्पर लंबवत घटक क्या होगा, E1 sin थीटा। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा परिमाण में समान, दिशा में विपरीत है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। और E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा क्षैतिज एक ही दिशा में है, अतः ये जुड़ जाते हैं। तो हम अब इनकी दूरी निकाल लें। ये लंब है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, अर्थात कर्ण निकालेंगे। जो AP के बीच की दूरी आएगी, AP की दूरी प्यारे बच्चों क्या होगी, √r² प्लस का l स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से लंब कवर प्लस आधार कवर वर्गमूल लेंगे तो √r² प्लस l स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार जब हम BP की दूरी निकालेंगे, ये भी √r² प्लस का l स्क्वायर आएगा। तो अब हम प्यारे बच्चे माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण, आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है, माइनस क्यू आवेश के कारण। हम लिख सकते हैं माइनस क्यू आवेश कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 अंदर की ओर है, क्या होता है 1/4πε0 तथा अब इस पर आवेश क्यू अपॉन में इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इनकी बीच की दूरी √r² और प्लस का क्या है l²। इसी प्रकार हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। जब हम E2 बराबर निकालेंगे, E2 इक्वल 1/4πε0 आवेश तथा उनके बीच की दूरी क्या होगी, √r² प्लस का l²। अर्थात हम परिणामी तीव्रता देख लें। परिणामी तीव्रता क्या होने वाली है, परिणामी तीव्रता, तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस का क्या होने वाला E2 cos थीटा। E1 E2 के मान निकाल चुके हैं, तो हम इस पर मान रख दें। समीकरण जो माने हैं, अगर ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, तो हम समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 के मान रख सकते हैं। तो E1 प्लस का E2 और cos को क्या कर लें, हम कॉमन कर लें, तो E1 E2 के परस्पर मान रखेंगे 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस का क्या होगा l² का होल²। और ये वर्ग में होता है मेरे बच्चे, क्योंकि Q अपॉन r² होता है, ये वर्ग में होगा √r² प्लस का l², क्योंकि एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q अपॉन r² होता है। यहाँ सिर्फ मैंने r रखा था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, तो आप इसको r² लिख लेना, r² लिख लेना। यहाँ r² होगा प्लस का 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस l का होल² हो जाएगा। इस प्रकार ये दोनों का वर्ग है। जब हम रूट हटाएंगे तो 1/2 2 और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वर्ग हट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, और इसके ब्रैकेट में cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है l और कर्ण कितना है √ हम लिख सकते हैं कर्ण r² प्लस का l²। तो इस प्रकार से जब हम ऐड करेंगे E बराबर क्या होने वाला है 1/4πε0 Q अपॉन में r² प्लस का l²। फिर यहाँ भी 1/4πε0 रूट हट जाएगा, Q अपॉन में r²
प्लस का एल स्क्वायर। इस प्रकार ये भी गुणा में है एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर। इसमें आप प्यारे बच्चों कॉमन कर सकते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लें, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लें, बचेगा क्या 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। यहाँ भी क्या बच जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। और ये बड़ा ब्रैकेट बंद और कॉस थीटा जो मान था एल अपॉन में, और यहाँ पर इसे रूट हटाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2 लिख सकते हैं। अभी बोर्ड में आ भी नहीं रहा, तो इसका मतलब है एल की पावर आप समझते रहना 1/2 है। आर स्क्वायर प्लस क्योंकि रूट हटाएंगे तो 1/2 आएगा, तो इसे अब यहाँ आ जाएगा तो 1 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हर बराबर जुड़ेगा तो क्या बनेगा 2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1 क्या लिख सकते हैं 2, क्यों गुणे 2l क्या बनने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों गुणे 2l अर्थात में क्यों गुणे 2l इसे p मिलते हैं, बढ़ते द्विध्रुव का कोण, उन दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी, तो क्यू गुणे 2l को हम लिख सकते हैं p, और यहाँ पर देखें आर स्क्वायर प्लस का क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर, और यहाँ इसकी घात 1 है, यहाँ 1/2 है, इसे आप जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, 1/2 प्लस 1 तो 1 या 2 प्लस 1 अर्थात 3/2 अर्थात 3/2 आ जाएगा। आर के सापेक्ष एल को बहुत नगण्य है, बहुत छोटी राशि है, यानी जो लंबाई एल है बहुत अल्पतम है, बहुत छोटी है, एल को नगण्य मान लेंगे तो एल शून्य हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 2 और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर स्क्वायर और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार ये निरक्षीय स्थिति में प्यारे बच्चों सूत्र आ जाएगा, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो 1 यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।